नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के विशेष करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलनों की और इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी उन पर कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, रामसर सम्मेलन 1971 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कहा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं वो है, पहला विकल्प है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, बी जो विकल्प है ये कह रहा है खतरनाक अपशिष्टों, सी कह रहा है ओजोन क्षरण और डी कह रहा है आर्द्र भूमि, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है आपके लिए ओजोन डिप्लेशन या फिर खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनके बारे में, या फिर प्रवासी जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण की बात खास तौर पे रामसर सम्मेलन 1971 में किससे की गई है। इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेटलैंड, यानी जिसे आर्द्र भूमि हम कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रामसर सम्मेलन के बारे में, जहां पर रामसर सम्मेलन में पृथ्वी की किडनी कहा गया था वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसका आयोजन कब किया गया था। तो 1971 में किया गया था। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दुनिया में कहाँ पर किया गया था? तो ईरान जो देश है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर देखें तो ईरान का एक शहर है वो है रामसर और इसी शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करें तो यूनेस्को द्वारा स्थापित ये एक अंतर सरकारी संधि है, एक ट्रीटी है और 1 फरवरी 2082 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? तो इस पर अगर बात करें साइन करने की, हस्ताक्षर की, तो ये 1982 में 1 फरवरी को क्या है कि इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपसे कभी पूछ सकता है कि जो आर्द्र भूमि दिवस है, जो आर्द्र भूमि जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो चूंकि क्या है कि इसका जो संबंध 2 फरवरी से है, क्योंकि इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो 2 फरवरी को हुआ था। उसी के तर्ज पे क्या है कि 2 फरवरी को ये कह सकते हैं कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के संदर्भ में सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। इस सम्मेलन में 122 देशों ने भाग लिया था, ये कहा जा रहा है। दूसरा जो विकल्प है, इसका आयोजन 5 से लेकर 16 अगस्त तक स्टॉकहोम में किया गया था। इसकी जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ, ये रखी गई थी। और डी है, इस दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अस्तित्व में आया था। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में सही नहीं है। यानी इनमें से 3 क्या है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में सही बातें हैं, एक जो बात है वो गलत है। यही चुनाव करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी। इसका जो आयोजन है वो 5 से 16 अगस्त तक स्टॉकहोम में किया गया था। ये बात है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर बात कर लें इस प्रश्न के संदर्भ में, तो इस सम्मेलन में से बात करें तो वास्तव में समकालीन जो पर्यावरणीय युग है उसकी शुरुआत मानी जाती है और ये पृथ्वी के पर्यावरण पे पहला सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका जो आयोजन है वो क्या है कि 1972 में, इसका क्या है कि 1972 में 5 से लेकर 16 जून, कब? तो देखिए 5 से लेकर 16 जून ये डेट है जिसके बारे में अगर देखें जो आपके प्रश्न में कहा गया है कि ये 5 से 16 अगस्त है, ये गलत है।
इसका जो आयोजन है ये 5 से लेकर 16 जून तक कहाँ पर किया गया था, तो इस स्टॉकहोम में किया गया था। इसकी जो थीम थी वो पूरी तरह से सही है। इसकी जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ रखी गई थी, यानी ये इसकी थीम थी, इसका शीर्षक था। और इसमें अगर बात करें तो दुनिया के 122 देश, दुनिया के 122 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। यह वैश्विक रूप से हस्ताक्षरित पहला दस्तावेज था जिसने विकास, गरीबी, पर्यावरण के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित करते हुए उसे मान्यता प्रदान की थी। इस सम्मेलन का जो विचार है सबसे पहले स्वीडन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके विचार की बात करें, इसके थॉट की बात करें, तो ये क्या है कि जो स्वीडन देश है यूरोप का, उसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। और इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है उसका कह सकते हैं प्रादुर्भाव हुआ था। अगर इसकी बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बान सम्मेलन 1979 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है प्रवासी प्रजातियां, ठीक है, खतरनाक जो अपशिष्ट है, ओजोन क्षरण और आर्द्र भूमि। ये विकल्प आपके दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा खास तौर पे किस सम्मेलन के संदर्भ में, तो ये है बान सम्मेलन। ये सारे क्या है कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो समिट हुए थे उनके बारे में प्रश्न है। तो इसके संदर्भ में ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवासी प्रजातियां हैं उनसे संबंधित खास तौर पे ये बान सम्मेलन है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अन्य तथ्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। जो बान सम्मेलन है ये क्या है, एक अंतर सरकारी संधि है, एक ट्रीटी है। और ये किसकी संधि है, तो UNEP की क्या है, एक अंतर सरकारी ये संधि है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात हो सकती है। यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के को संरक्षण प्रदान करती है, उससे संबंधित है। और इस संधि पर वर्ष 1979 में क्या है कि साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। खास तौर पे भारत की बात करें तो भारत भी वर्ष 1983 से, कब से इसमें इंडिया कब से इसमें शामिल हुआ है, तो इंडिया के अगर शामिल करने की बात करें तो वो वर्ष हो जाता है 1983। 1983 में इसका पक्षकार हो गया था। और अगर इसकी बात करें इस पूरे अंतरकारी संधि की, तो ये मूल रूप से जो इसका उद्देश्य है वो स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में कंजर्व करना, संरक्षित करना, ये बात कही गई है बान सम्मेलन 1979 के जो जुड़े हुए तथ्य हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये क्या कह रहा है कि वियना सम्मेलन 1985 निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ये जो सम्मेलन है वियना सम्मेलन 1985, विकल्प दिए गए हैं प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, खतरनाक अपशिष्ट, ओजोन क्षरण और वेटलैंड, आर्द्र भूमि। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन डिप्लेशन। ओजोन का जो क्षरण है उसी से संबंधित है वियना सम्मेलन 1985। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खास तौर पे जो ये ओजोन लेयर है उसमें जो क्षरण हो रहा है उसके संरक्षण से संबंधित ये सम्मेलन है। इस पर 1985 में वियना में सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसको 1988 में लागू किया गया था। ये जो सम्मेलन है ये 1985 में कहाँ पर ये आयोजित किया गया था, वियना में। और इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया वर्ष 1988 में। तो ये वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बात करें कि जो वियना ये सम्मेलन हुआ था, ये जो कन्वेंशन हुआ था, इसके कितने सदस्य देश हैं, यानी विश्व के कितने जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो अगर सदस्य देशों की बात करें कि इसके कितने सदस्य हैं, तो देखिए सदस्यों की संख्या दुनिया के लगभग क्या है कि 200 के आसपास जो देश हैं। खास तौर पर अगर एग्जैक्ट डेटा बताएं तो अभी तक जो डेटा आया है वो है 198। इसके सदस्य देशों की संख्या 198 है। और भारत भी वियना कन्वेंशन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर बात कर ले अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है ओजोन क्षरण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए किस वर्ष
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। ये किससे संबंधित है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में पूछा गया है कि ओजोन क्षरण के हानिकारक जो प्रभाव हैं उनको देखते हुए किस वर्ष, यानी मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इस पर कब साइन किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर आपको बताना है। विकल्प है 1982 1982, 1984, 1986 और 1987। ये 4 वर्ष हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब साइन किया गया, कब हस्ताक्षर किया गया, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1987, यानी वर्ष 1987। ये इसका सही उत्तर है। ओजोन क्षरण के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए 16 सितंबर 1987 को, कब? 16 सितंबर 1987 को क्या है कि इस पर हस्ताक्षर किया गया। और इसी कारण से क्या है कि 16 जो सितंबर है इसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो 16 सितंबर है इसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? बेसल कन्वेंशन 1989 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों, ओजोन क्षरण और आर्द्र भूमि। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है कि बेसल जो कन्वेंशन है 1989 का, ये किससे संबंधित है? इस 4 में से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं उनसे हैं। अगर इसके बारे में देखें तो जो बेसल कन्वेंशन है ये 22 मार्च 1989 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो ये क्या है कि 22 मार्च 1989 को क्या किया गया? ये अपनाया गया। और इस कारण से ये जो डेट है ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा यह खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचालन को नियंत्रित करता है। तो इसका जो संबंध है ये खतरनाक जो अपशिष्ट हैं, जो हानिकारक अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट हैं, उनके लिए खास तौर पे ये बनाया गया। इसमें अगर बात करें तो जो जहरीले, विषैले, विस्फोटक, संक्षारक, ज्वलनशील जो हैं, इकोटॉक्सिक या संक्रामक जो कचरे हैं उनको खास तौर पे शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में सही नहीं है? किस सम्मेलन की बात हो रही है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में, 1992 में। और इसके संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब एक एक करके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है यह स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ। दूसरा है यह विशेष रूप से 1972 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से प्रेरित था। और सी है इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और डी है एजेंडा 21 इसी सम्मेलन में अपनाया गया था। आपको बताना है कि जो रियो अर्थ समिट 1992 है इसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो सही नहीं है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जो सही नहीं है वो क्या है कि विशेष रूप से 1972 के बारे में बात की जा रही है कि विशेष रूप से ये 1972 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से प्रेरित था। ये क्या है कि ये सही नहीं है। ये क्या है कि विशेष रूप से क्या है कि ये 72 नहीं है, ये ईयर जो है यही गलत है। ये क्या होगा? ये 1987 होगा। ये क्या है कि यह विशेष रूप से 1987 की जो ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है उससे प्रेरित था। तो इस आधार पे ये क्या होगा कि ये गलत होगा। इसका जो आयोजन है ये 1992 में खास तौर पे देखें तो ब्राजील का जो देखें तो यहाँ पर एक शहर देखने को मिलेगा रियो डी जेनेरियो, वहीं पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये सम्मेलन स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पे आयोजित किया गया था। विशेष तौर पे ये 1987 है उसकी ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है उस पर ये आधारित है, उससे प्रेरित है। और इसे खास तौर पे क्या है कि रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस नेम से भी क्या है कि आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है
इसको क्या है कि रियो सम्मेलन के नाम से पूछा जाता है, क्योंकि ये ब्राज़ील के जो रियो डी जनेरियो शहर है वहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो उसी के शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी इसका नाम लिया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतत विकास को अपनाने हेतु वैश्विक कार्रवाई का एक खाका ब्लूप्रिंट तैयार करना था, और इसी कारण से क्या है कि बाद में इसे एजेंडा 21 के नाम से भी अपनाया गया। तो ये 3 विकल्प जो है ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पर जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए ये बात किसकी हो रही है, तो ये बात हो रही है क्योटो प्रोटोकॉल की, और ये कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने को ध्यान में रखते हुए ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। अब इसी के संदर्भ में ईयर पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं वो है वर्ष 1993, वर्ष 1995 और वर्ष 1997 और वर्ष 1999। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि किस वर्ष में ग्रीन हाउस जो हरित गैसें होती हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए खास तौर पे क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। किस ईयर में साइन किया गया था, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1997, 1997। इसी साल क्या है कि देखें तो जापान, देखिए इसमें क्या है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध, ये जो क्योटो है ये क्या है कि जापान का एक शहर है। क्या है, ये जापान की एक सिटी है, और इसी शहर में क्या है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, जिसके नाम पर इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। ये 1997 में हुआ था। खास तौर पे अगर बात करें तो जो UNFCCC है, ठीक है, जो UNFCCC है, इसी के तहत क्या है कि अगर बात करें तो इसने इसी के तहत एक जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। ये क्या है कि इससे जुड़ा हुआ ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये एक समझौता है। ये क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कभी कि आखिर जो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या समझौता दे सकता है, लक्ष्य दे सकता है, उद्देश्य दे सकता है, इस तरह के बहुत सारे विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो ट्रीटी है ये खास तौर पे किसको ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर की गई थी, तो ये ग्रीन हाउस जो हरित गैसें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये हस्ताक्षर की गई थी। बाद में अगर बात करें तो वर्ष 2005 इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2005 में क्या है कि ये प्रभावी रूप से लागू हो गया, यानी ये प्रभाव में आ गया, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 ये क्या कह रहा है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, और खतरनाक अपशिष्ट जो कह सकते हैं कि हार्मफुल जो वेस्ट है, ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन, और अंतिम विकल्प है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। और पूछा जा रहा है कि ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 है ये किससे संबंधित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल 2000 है इसके संबंध की बात करें तो इसका जो संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध बनता है बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से, और इसी कारण से खास तौर पे ये चर्चा का विषय भी बना रहा है। अगर बात करें तो इस संधि का जो पूरा नाम है वो लंबा चौड़ा है, नाम नहीं पूछता है, लेकिन सामान्य तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका जो पूरा नाम है वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसका पूरा नाम है। इसे वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर, कब, तो इसे वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर, किस पे, जैव सुरक्षा पर खास तौर पे एक कह सकते हैं कि वैकल्पिक या पूरक समझौते के रूप में, पूरक या कह सकते हैं कि वैकल्पिक समझौते के रूप में अपनाया गया था। यही नहीं, अगर बात करें तो 2000 में क्या है कि इसको अपनाया गया, और वर्ष 2003
3 में क्या है कि ये प्रभावी रूप से क्या हो गया, ये लागू हो गया। तो ये वर्ष जो है 2000 और 2003 खास तौर पे जो ये कार्टेजा प्रोटोकॉल है इसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आज के एपिसोड का जो अंतिम प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात हो रही है, जो पेरिस समझौता है उसके बारे में ये कथन दिए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है कह रहा है इसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, यानी ग्लोबल लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसमें कमी लाना है। हरित गृह जो गैसें हैं उनका जो उत्सर्जन हो रहा है उनमें कहें तो कमी लाना है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे COP21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पेरिस समझौता है इसे एक दूसरे नाम COP21 के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो विकल्प दिए गए हैं वो है केवल 1, केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 न ही 2। तो देखिए अगर बात करें पेरिस समझौते के संदर्भ में तो खास तौर पे अगर इस समझौते की बात करें तो इसे क्या है कि COP21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस आधार पर क्या होगा कि ये जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही हो गया। इसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक जो इम्पैक्ट हैं उनको दूर करने के लिए खास तौर पे अपनाया गया था। तो देखिए पेरिस समझौते का जो संबंध है वो किस वर्ष से है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये वर्ष 2015 से संबंधित है। 2015 में खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज है इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं, जो निगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी लाने के लिए खास तौर पे इसे अपनाया गया था। यानी मूल रूप से अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका जो उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए इस खास तौर पे पेरिस समझौता जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है इसे अपनाया गया था। खास करके जो वैश्विक स्तर पे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापन की समस्या देखने को मिल रही है, या कह सकते हैं इसके साथ जो अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनके प्रभाव में कमी लाने के लिए खास तौर पे जो पेरिस समझौता है ये अपनाया गया था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो पर्यावरण से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उन पर हमने बात कर ली। अब इसमें क्या है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो दिवस हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सम्मेलन हैं, समिट्स हैं, वो खास तौर पे उनकी जो थीम्स हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, उसका ये एक सैंपल है जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। समय रहा तो इस पर और भी 1-2 एपिसोड हम लाने का प्रयास करेंगे। फिर आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।